तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीडीपी बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों, यदि कोई भी भाई बहन सीटेट एग्जाम दे रहा हो, इसके अलावा हरियाणा टेट, यूपी टेट या फिर रीट एग्जाम देने जा रहा हो, ठीक है, तो टीईटी हो गया आपका, कहीं भी किसी भी राज्य से संबंधित यदि आप टीचर बनने जा रहे हैं और उसमें सीडीपी पूछा जाता है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम केवल फैक्ट की बात नहीं करेंगे, पूरे कंसेप्ट को यहाँ पर समझते हुए आगे चलेंगे, तभी आपका क्या है बेटा उद्धार होने वाला है। यदि आप सिर्फ फैक्ट देखते चलेंगे या छोटे छोटे से जो सिर्फ आजकल जो, क्योंकि देख आपने यदि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है जिसमें अभी 80,000 जो वैकेंसी था, उसमें देखिए प्रश्न किस लेवल से पूछे गए थे, इसलिए कैसे आगे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसी को ध्यान में रख के हम प्रश्नों को यहाँ पर ले रहे हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आप मिस ना कर पाएँ और सभी प्रश्नों को हल कर आएँ। ठीक है, आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, यही हमारी कामना है। तो वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, सभी जितने भी भाई बहन यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी साथ में कमेंट करते चलें, वार्तालाप करते चलेंगे। इससे देखिए, कमेंट करते चलेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि क्या आप इन सभी चीज़ों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो चलिए बच्चे, बढ़ते हैं सबसे यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सभी यहाँ पर देखिए जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करते चलेंगे। जो यहाँ पर सिर्फ देखिए, यहाँ पर हमारा उद्देश्य यहाँ पर विकल्प यहाँ पर सॉल्व करवाना नहीं है, आप समझ जाएं, यही हमारा उद्देश्य है, ताकि आप अपने यहाँ पर जब भी आप सीटेट एग्जाम में बैठें या फिर एसटेट में जिस कोई सा भी एग्जाम दें, वहाँ पर आप अपने प्रश्नों को सही करके आएं। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का अर्थ आपको बताना है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सभी बच्चे यहाँ पर कमेंट कर देंगे, तो कमेंट करते चलेंगे कि यहाँ पर जो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होगा। तब तक चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर जो विकल्प है ये है, कह रहा है कि देखिए याद करना है, प्रत्यय स्मरण या फिर सुनना है। ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षक का अनुकरण और नकल करना है। तीसरा कह रहा है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। और यहाँ पर डी ऑप्शन जो कह रहा है कि शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को क्या है, नकल करना। तो यहाँ पर बताना है कि प्राथमिक विद्यालय का जो कह रहा है कि कक्ष के संदर्भ में बेटा सक्रिय बद्धता यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, इस सक्रिय बद्धता का आपको यहाँ पर अर्थ बताना है क्या है। तो देखिए यहाँ पर पहले ही यहाँ पर ऑप्शन से हम चलेंगे, इसके बाद में हम राइट आंसर पे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है पहले याद करवाना, तो आप खुद समझिएगा। यहाँ पर देखिए सीटेट, मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ बेटा सीटेट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सीटेट को ध्यान रखूंगा, उसी को आधार मान के मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है याद करना, प्रत्यय स्मरण और सुनाना। तो देखिए जो सीटेट है वो देखिए किस आधार पर यहाँ पर प्रश्न चुनता है, कैसे, देखिए समझिएगा। यहाँ पर सीटेट देखिएगा, जो सीटेट का प्रश्न है वो क्या करेगा, उसका देखिए आंसर ढूंढने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि पॉजिटिव होना चाहिए। क्या है, जो आपका ऑप्शन है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव कैसा, पहले तो कह रहा है देखिए याद करना, तो क्या बच्चों को रटाना है, पहले तो बात समझिएगा। क्या बच्चों को स्कूलों में बुलाकर हम रटाना चाहते हैं बेटा, नहीं ना। प्रत्यय स्मरण, ठीक है, सुनाना नहीं। तो यहां पर जो ये क्या है, हमारा नेगेटिव पॉइंट है यहां पर। अगला कह रहा है कि बी कह रहा है कि शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। तो बताइए बच्चे को क्या है, कि बच्चा क्या बोल देंगे बच्चे को कि बेटा मैं पढ़ा रहा हूं आपको बोर्ड पर, और मैं जो जो भी लिखता जा रहा हूं उसको क्या है अपनी कॉपी में छाप के वो अपने घर चले जाना। तो बच्चे को नकल भी नहीं कराना है, उसको रटाना भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत चला जाएगा। सी कह रहा है यहां पर जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। डी कह रहा है यहां पर शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। ये भी तो देखिए, ना तो नकल कराना उद्देश्य है हमारा, बच्चे को याद करवाना, रटाना नहीं है कुछ किसी भी चीज को। तो यहां पर जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यहां पर हमारा सही आंसर चला जाएगा। तो बेटा यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चा क्लास में बैठा है, तो सक्रिय बद्धता का उसका क्या है
कि देखिए उसके क्या है, जांच पड़ताल करना। भाई बच्चा समझ पा रहा है चीजों को या नहीं समझ पा रहा है, जो आप पढ़ा रहे हैं समझ पा रहा, तो उसकी जांच पड़ताल करना। कौन सा, भाई कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो गुमसुद होकर बैठे रहते हैं, पूछेंगे उनसे बेटा समझ में आ गया, हाँ आ गया, हाँ हाँ बुलाते जाएगा वो, आप जो बोलते जाएंगे हाँ। आधे बच्चे तो डर के मारे नहीं बोलते। तो देखिए जांच पड़ताल करना, उनसे बेटा प्रश्न पूछना, बार बार प्रश्न पूछना, ठीक है, वाद विवाद करना, उनसे बातचीत करना। तो ये क्या है, क्या है, सक्रिय बद्धता का यहां पर। तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर चला जाएगा। यदि समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि बच्चे सबसे ज्यादा क्रिएटिव कब होते हैं। ऑप्शन पहला कह रहा है कि शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से, और पुरस्कार के लिए। तो देखिए सृजनशील, क्रिएटिविटी को आपको समझना है। यहां पर कह रहा है कि बच्चे सबसे ज्यादा क्रिएटिव कब होते हैं, जब वे किस गतिविधि में भाग लेते हैं। तो यहां पर ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे बच्चे, देखिए समझिएगा, यदि बच्चा कोई काम कर रहा है, ठीक है, आप जबरदस्ती मान लीजिए उसको कक्षा में करवा रहे हैं, ठीक है, कोई भी काम करवा रहे हैं, डांट झपट के हम करवा देते हैं, तो बच्चा कर लेगा। भाई उसको क्या प्रेशर दे रहे हैं आप, तो जरूर करेगा वो, उसको डर है। लेकिन बच्चा अगर अपने मन से कर रहा है, ठीक है, यदि उसकी अपनी खुद की उसमें रुचि है, तब बच्चा ज्यादा क्रिएटिव होगा। भाई जिस काम में बच्ची की रुचि होगी तभी तो क्रिएटिविटी वो शो करेगा। तो यहां पर सी के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर चला जाएगा। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी बच्चे को कक्षा में कोई कार्य देते हैं, यदि वो रुचि नहीं ले रहा तो उसको मत करवाइए। ठीक है, यही तो हमें समझना है। भाई कक्षा में हमें देखना है किस बच्चे की किस चीज में रुचि है, इसी को समझते हुए हमें क्या है, अपने शिक्षण कार्य को पूर्ण करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए। चलिए कह रहा है कि परेशानी के रूप में देखना है, समस्या, भाई बहुत बड़ी समस्या है, संसाधन के रूप में, या बाधा के रूप में। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बिल्कुल सभी बच्चे कमेंट करते चलिएगा बेटा। चलिए तो देखिए बहुभाषी का मतलब यहां पर समझना है। यदि आप बहुभाषी समझ गए तो इस प्रश्न का आंसर आप आंख बंद करके दे दोगे। तो देखिए बहुभाषी समझिएगा क्या है। देखिए मान लीजिए कोई भी आप, मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और कहां पर, दिल्ली में आपकी जॉब लगी हुई है, आप दिल्ली में पढ़ा रहे हैं। तो दिल्ली में आपकी जॉब लगी हुई है, तो वहां पर देखिएगा कि मान लीजिए किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं और वहां पे देखिए कोई बच्चा मान लीजिए कोलकाता से है, कोई बच्चा मान लीजिए उत्तर प्रदेश से है, कोई बच्चा तमिलनाडु से है। तो जब विभिन्न क्षेत्रों के बच्चे देखिए एक कक्षा में हों, जब विभिन्न क्षेत्रों के बच्चे बेटा एक कक्षा में होंगे तो उनकी भाषाएं भी भिन्न भिन्न होंगी। जब भाषाएं भिन्न भिन्न होगी तो ऐसी कक्षा को क्या बोलेंगे हम, बहुभाषी कक्षा होंगे, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए बच्चे हैं, ठीक है, जितनी क्या है भाषाएं अलग अलग हैं। तो ऐसे बच्चे कैसे होंगे, बहुभाषी होंगे। ऐसी बहुभाषी कक्षा होगी। ठीक है, अब देखिए बहुभाषी तो आप समझ गए। अब देखिए कह रहा है कि इससे शिक्षक द्वारा बहुभाषी कक्षा को हमें किस रूप में देखा जाना चाहिए, एक परेशानी के रूप में, संसाधन के रूप में, या फिर बाधा के रूप में। तो बेटा क्या है, संसाधन। यहां पर सी के साथ में हमारा राइट आंसर चला जाएगा। जो देखिए बहुभाषी जो कक्षा होती है वो क्या है, एक संसाधन होती है शिक्षणार्थम का, सीखने के लिए और खास तौर से भाषा सीखने के लिए। कैसे, देखिए जब मान लीजिए कि एक बच्चा कोई मान लीजिए कि बच्चा है कोई कहां से, तमिलनाडु से, उसको तमिल आती है, और कोई बच्चा है मान लीजिए कोलकाता से, उसको बंगाली आती है।
अब जब बच्चे आपस में इंटरेक्ट होंगे, दोस्त बनेंगे, तो वो क्या है, एक दूसरे की क्या है, भाषा को भी सीखेंगे। तो वो क्या है, एक संसाधन है ना भाई। जब बच्चा संगति करेगा तो उस बच्चे के साथ पास में बैठेगा, बातचीत करेगा, तो उसकी भाषा भी उसको सीखने को मिलेगी। तो जो बहुभाषी कक्षा है वो क्या है, एक संसाधन है, ना कि एक बाधा है। तो यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा कि शिक्षक के द्वारा इसको एक परेशानी नहीं, क्या है, एक संसाधन समझना चाहिए। तो ऑप्शन यहां पर सी बच्चे सही आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है सभी, यहां पर बिल्कुल कमेंट कर देंगे। चलिए इसका भी कमेंट करो, सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि शिक्षार्थियों द्वारा दी गई गलतियां और त्रुटियां को कैसा देखना चाहिए शिक्षक को। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। बी कह रहा है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक है। ऑप्शन सी है, कह रहा है कि इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। और डी कह रहा है कि कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो देखिए प्रश्न है, इसका मतलब समझिएगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि शिक्षार्थियों के द्वारा जो भी गलतियां की जाती हैं उसको एक शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए। ठीक है, चलिए तो कह रहा है देखिए बच्चों को क्या करती है, जो उनकी गलतियां हैं बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर हैं। नहीं, गलत हो जाएगा हमारा। देखिए कैसे, कि आप खुद समझिएगा कि जो बच्चे गलतियां करते हैं, क्या उनके आधार पे हमें बच्चों को विभाजित करना चाहिए कि भाई ये बच्चा कमजोर है, ये बच्चा होशियार है, या फिर शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक माना जाना चाहिए। तो ये भी हमारा गलत हो जाए। कह रहा है कि कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, कि भाई अगर बच्चे ने गलती की तो खींच के लगा एक चमाटा। तो जो गलतियां हैं वो बेटा एक संसाधन है सीखने के लिए। तो क्या है, उनके चिंतन के समझने के रूप में देखी जानी चाहिए। तो ऑप्शन यहां पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की क्या करते हैं, रचना करते हैं। ऑप्शन कह रहा है ए स्किनर, पावलोव, युंग और पियाजे। तो बेटा यहां पर बताना है कि किसका कथन है, किसके द्वारा बोला गया है कि जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले अपने आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा ऑप्शन यहां पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। यदि आपने सुना हो बेटा, पढ़ा हो, पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, स्किनर हो गया, पावलोव हो गया, ये सभी आपके सीटेट एग्जाम हो, यूपी टेट हो, एच टेट हो, शायद ही कोई ऐसा शिक्षक से संबंधी यहां पर एग्जाम होगा प्राइमरी का खासतौर से, जिसमें यहां पर इन टॉपिक से यदि प्रश्न नहीं पूछा जाता हो। तो इसको याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। और देखिए जो यहां पर कथन है वो भी पूछे जाएंगे कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा ये कथन बोले गए हैं। तो देखिए यहां पियाजे के द्वारा कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। कैसे होते हैं समझिएगा, इसको भी मैं आपको समझाता हूं। फिर इसके बाद एक एक यहां पर स्किनर को भी देखेंगे, पावलोव को भी देखेंगे, और युंग से भी रिलेटेड जितने भी यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको पूरे करेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो पियाजे के बारे में देखिए, यहां पर पहले तो मैं आपको बता देता हूं, पूछता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए यदि आपसे पूछता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बेटा जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। इनका पूरा नाम जीन पियाजे है, इसको याद रखना है आपको। इसके अलावा देखिए आपसे पूछता है कि जो विकास की, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, जैसे देखिए संवेदीगामक अवस्था हो गई, इसके बाद दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गई, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गई, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो गई। देखिए ये चारों अवस्थाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन चारों अवस्थाओं से निश्चित रूप से भाई यदि सीटेट दे रहे हैं तो मैं तो गारंटी लेता हूं इस चीज की कि एक प्रश्न 100% आपको यहां से मिलेगा। तो पियाजे के बारे में देखिए बेटा, स्विट्जरलैंड के निवासी थे, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने ही बच्चों पर, यह भी याद रखना है बेटा, सीटेट में कथन यहां से पूछ लिया जाता है, अपने ही बच्चों पर इन्होंने क्या है, जितनी ये संवेगात्मक विकास की ये चारों अवस्था हैं, इनका क्या है अध्ययन अपने ही बच्चों पर इनके द्वारा किया गया है।
और यदि देखिए दूसरा पूछता है कि दूसरा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो इसके बाद में किसके द्वारा दिया गया है? ब्रूनर को याद रखिएगा, ब्रूनर के द्वारा दिया गया है बेटा। इसके बाद आते हैं स्किनर की बात करते हैं। स्किनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पूछता है बेटा कि किसके स्किनर के द्वारा 1938 में चूहे पर प्रयोग किया गया है। पावलोव की बात करते हैं तो 1905 में पावलोव को, देखिए 1905 में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 में पावलोव को शोधन प्रक्रिया पर, पाचन की जो शोधन प्रक्रिया है उस पर क्या है, अवार्ड दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी देखिए स्किनर से संबंधित जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट हैं एक एक को देखते हैं बेटा, फिर समझ बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए स्किनर की बात करते हैं तो पूछता है आपसे कि क्रिया प्रसूत का नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो क्रिया प्रसूत का नियम बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया है। चूहे पर बेटा प्रयोग किया था। इसके अलावा देखिए कबूतर पर भी इनके द्वारा प्रयोग किया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद पावलोव की बात करते हैं तो देखिए पाचन क्रिया पर मैंने बताया है 1905 में पाचन क्रिया पर शोध के लिए इनको क्या है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था पावलोव को। इसके द्वारा देखिए अनुबंधन का जनक पूछता है कि किसको कहा जाता है, तो देखिए पावलोव को कहा जाता है। ठीक है, युंग की बात करते हैं तो मनोविश्लेषणवादी युंग के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको हो सके तो बेटा अच्छे से सुन तो लिया है आपने, नोट भी कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ बताना है आपको। यहां पर क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो क्या है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। ऑप्शन यहां पर बी कह रहा है कि बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, और बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा को समझिएगा। ऐसी शिक्षा, देखिए शिक्षा है वो आपकी यहां पर यदि बात करें तो यहां पर दो टाइप की है, एक तो शिक्षक केंद्रित और जो दूसरी है वो क्या है, बाल केंद्रित। ऐसी शिक्षा जो पहले जो शिक्षा होती थी मैं आपको बता दूं तो वो कैसी होती थी, शिक्षक केंद्रित होती थी, जिसमें बच्चे की नहीं सुनी जाती थी बेटा। बच्चा दबा हुआ बैठा रहता था क्लास में, भाई गुरुजी आए हैं, एक प्रेशर है गुरुजी का, बच्चा थर थर कांपता था, अरे क्लास में बेटा सर आ गए मेरे, आचार्य जी आ गए मेरे। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? बच्चे की जो व्यक्तिगत भिन्नता है, ठीक है, बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा देना है आपकी, क्या हो जाएगी, बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगी। ठीक है, देखना है बच्चे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, बच्चे की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो यहां पर सी के साथ में हमारा सही आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने के लिए शिक्षक बच्चों की सहायता कैसे कर सकता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को क्या कर पुरस्कार देकर। यहां पर बी कह रहा है कि कोई भी सहायता ना देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। सी कह रहा है कि उस पर एक भाषण देकर, और डी कह रहा है कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो देखिए मान लीजिए कोई भी बच्चे को ऐसा क्या है, एक कठिन काम है, तो कह रहा है कि कठिन परिस्थिति में जो कठिन काम दिया गया है बच्चे को, उसको संसाधित करने में शिक्षक किस प्रकार से बच्चों की मदद कर सकता है? तो समझिएगा, देखिए कह रहा है कि प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, और जिस बच्चे ने कार्य सबसे पहले कर लिया हो उसको पुरस्कार देकर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा बेटा, एक नेगेटिव यहां पर पॉइंट है। इससे क्या है, क्या बच्चे को कोई मदद मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगला कह रहा है कि कोई भी सहायता ना देकर, ये तो अपने आप में गलत हो गया। वो पहले ही कह रहा है कि हमें तो सहायता देना है ना बच्चे को, कि जो भी उसको कठिन काम है, जो वो कठिन उसको फील कर रहा है कि भाई ये बहुत कठिन काम है, बच्चे की दृष्टि से कठिन है, उसमें हमको मदद करना है, तो किस प्रकार से हम मदद कर सकते हैं? तो वो तो पहले ही गलत हो गया बेटा, कि कोई भी सहायता ना देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह कर सके। सी कह रहा है कि उस पर एक भाषण देकर। वाह वाह, क्या बात होगी, बच्चे को काम हमने कठिन दे दिया और हम फिर उसको भाषण दे रहे हैं, तुम समझ नहीं रहा है बेटा, ऐसा वैसा, अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारे माँ बाप ऐसा करेंगे वैसा। क्या ये सहायता हो सकती है? नहीं ना। तो ये भी हमारा सी गलत हो जाएगा। डी कह रहा है कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद
निर्देश लिखकर। तो बेटा ऑब्वियसली बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर डी के साथ में हमारा यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा। जो कार्य है उसको क्या है, छोटे छोटे हिस्सों में हम क्या करेंगे, बांट देंगे। उसके बाद में क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको क्या है बता देंगे बच्चों को कि ऐसे ऐसे करना है। तो वो बच्चे क्या है उस कार्य में उनको हेल्प हो जाएगी, वो अपना काम आसानी से कर लेंगे। तो यहां पर डी के साथ में हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही आज के बेटा जबरदस्त प्रश्न है। देखिए बच्चे, सीटेट का नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है, तो बस आपके पास थोड़ा सा ही समय बचा है, यही समझ लीजिएगा। अच्छी जबरदस्त तरीके से यहां पर मेहनत कर लीजिए बेटा, तो आप जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मेहनत करना ना करना आपके हाथ में है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने क्या है उसे ग्रहण किया है। तो बताना है आपको क्या है, कह रहा है कि अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। बी कह रहा है एक प्रभावी आकलन की युक्ति है। सी कह रहा है कि समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। डी कह रहा है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो यहां पर देखिए सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यहां पर देखिए मैं एक यहां पर आपको सीटेट में आप किस, यदि नहीं आता है किसी भी प्रश्न का, यदि आपको यहां पर आंसर नहीं बन रहा है मान लीजिए, तो कैसे आप चुनाव करेंगे, कैसे आप समझेंगे कि इसका आंसर सही हो सकता है। और मैं बता रहा हूं कि जो मैं आपको यहां पर ये टेक्निक बता रहा हूं ना, वो क्या है 75% तक कारगर है। ठीक है, कैसे समझेंगे। पहली बात तो है कि जो प्रश्न है वो क्या होना चाहिए, लेंदी होना चाहिए। जो यहां पर ऑप्शन है वो कैसा होना चाहिए, लेंदी होना चाहिए। ठीक है, और लेंदी के साथ में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए। यदि दो ये चीजें हैं तो 75% तक वो आपका विकल्प क्या है, सही हो जाएगा। जब नहीं आ रहा है, ठीक है, वैसे तो आपको तुक्का नहीं लगाना है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो इसके लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संसाधन सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो पहला ऑप्शन है, कह रहा है यहां पर सहयोगी प्रोजेक्ट। बी कह रहा है कि मानकीकृत परीक्षण। सी कह रहा है तत्वों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। और डी कह रहा है कि बहुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो देखिए यहां पर कह रहा है कि समाज संरचना के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो लेव वाइगोत्स्की यदि एग्जाम में आपको दिख रहा है, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर लेव वाइगोत्स्की दिखता है तो आंख बंद करके आपको सिर्फ एक शब्द बता रहा हूं मैं, जिसको आपको लगा देना है, वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी मैं आपको समझा तो यहां पर सब रहा हूं और सभी चीजें यहीं पर बता रहा हूं, इसके बाद बेटा आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की के बारे में तो देखिए एक चीज यहां पर नोट कर लीजिएगा कि लेव वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बालक जो होता है वो कैसे सीखता है, समझिएगा। तो वे बोलते हैं सामाजिक, यहां पर एक शब्द है बेटा, समाज दिया गया है ना, समाज संरचना, तो यहां पर देखिए सामाजिक, सामाजिक समझना है यार, ये तो क्रॉस हो गया। सामाजिक समझना है कि बच्चे देखिए जो होते हैं वो किसके द्वारा, समाज के साथ में इंटरेक्शन, समाज के साथ में क्या है, अंतः क्रिया करके सीखते हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को, कि जो बच्चे होते हैं वो क्या है, समाज के द्वारा, भाई बच्चा है वो खेलने जाएगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं आसपास पड़ोस के, तो जैसी एक्टिविटी वो करेंगे उनके देख के, ठीक है, अनुकरण वैसे ही करने लगेगा बच्चा। जैसे वो उसका दोस्त है वैसे ही है, उसके अंदर भी हैबिट आ जाती है। तो बच्चे कैसे होते हैं, जो समाज में वो देख रहे हैं कि किस प्रकार का माहौल है, वो उसी प्रकार के विचार उनमें क्या है आने लगते हैं। तो ये बहुत ही, यहां पर एक ही शब्द याद रखिएगा, पूरा वाइगोत्स्की यहां पर निपट जाएगा कि जो बच्चे हैं वो कैसे समाज के साथ में अंतः क्रिया के द्वारा सीखते हैं। तो यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए, सहयोगी प्रोजेक्ट। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि अपनी कक्षा की व्यक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, व्यक्तिक भिन्नता से यहां पर मतलब समझिएगा कि क्या है। समझिएगा, देखिए बेटा प्रश्न ही खो गया मेरा। चलिए यहां पर बढ़ते हैं, सॉरी डिस्टर्ब के लिए। देखिए, कह रहा है कि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहां पर ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। कह रहा है कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग उनको नामित करें। सी कह रहा है कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। और डी कह रहा है कि विद्यार्थियों के लिए कठोर से कठोर नियम क्या करें, लागू करें। तो पहली बात देखिए, सीटेट बेटा किसी भी बच्चों के प्रति यदि नेगेटिव पॉइंट है तो उसको तो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो देखिए, कठोर देना ये तो वैसे ही गलत होगा, ठीक है। सी कह रहा है कि बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। बी कह रहा है कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर, तो क्या करेंगे बेटा, जो बच्चे का अंक ज्यादा आया है उसको कह देंगे कि तुम अलग बैठो बेटा, और जो जिसका कम आया है वो अलग बैठे। तो उनको क्या है, नामित कर देंगे क्या। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। तो देखिए यहां पर पहली बात व्यक्तिगत विभिन्नता को समझिएगा। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता क्या कि किसी कोई भी व्यक्ति, देखिए दो व्यक्ति को, चाहे मान लीजिए वो बच्चे हो कोई भी हो, कोई भी दो चीजें संसार में एक जैसी नहीं हो सकती। वो चाहे देखिए बुद्धि हो, काम करने का तरीका हो, सोचने की हो, ठीक है, सेम नहीं हो सकते, ठीक है, अंतर होगा। किसी में ज्यादा बुद्धि है, किसी में थोड़ा कम है। तो ऐसे ही बच्चों में भी है बेटा कि कोई बच्चा होशियार हो सकता है, कोई बच्चे की बुद्धि लब्धि ज्यादा हो सकती है, किसी की बुद्धि लब्धि कम हो सकती है। कोई जल्दी समझ लेता है, कोई थोड़ी कम टाइम लगाता है। तो इसे क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, तो समझ में आ गया हो। तो इससे निपटने के लिए क्या करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे। भाई समझना भी तो है कि बच्चा समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। मालूम पड़ा कि जो आगे बैठा है उसको समझ में आ गया, पीछे के गधेड़े रह गए, वो तो हाँ हाँ करते रहेंगे, हाँ आ गया, समझ में आ गया। तो बच्चों से क्या करें बेटा, उससे बातचीत करें और फिर क्या है, उनके दृष्टिकोण को क्या है, महत्व दें, उसके समझने का तरीके हो, ठीक है, किस प्रकार से समझ सकता है। भाई हमको तो समझाना है, जैसे भी वो समझेगा उस प्रकार से समझाएंगे हम। तो यहां पर सी के साथ में सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की फीडबैक प्राप्त हो। और सी कह रहा है कि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। और डी कह रहा है कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए। बेटा नेगेटिव ये भी है, ये भी नेगेटिव है। हमारा बी के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर चला जाएगा। अरे भाई आकलन उद्देश्यपूर्ण कब होगा, अरे भाई जिस चीज के लिए बनाया गया है यदि उसकी फीडबैक नहीं मिल पा रही है तो फिर तो वो उद्देश्यहीन है। आकलन का यही उद्देश्य है, जिस देखिए उद्देश्य की पूर्ति करे वही तो आकलन है। चलिए अगला है, यहां पर कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका बताना है। सत्तावादी, बिल्कुल नहीं बेटा गलत, मैं पहले ही बता रहा हूं, सत्तावादी नहीं, पहले होता था। मैंने आपको बताया है अभी पिछले यहां पर प्रश्न में, एक शिक्षक केंद्र शिक्षा और एक बाल केंद्र शिक्षा। तो सत्तावादी किसमें होते हैं, शिक्षक। मैंने बोल दिया एक बच्चे को बेटा वहां पर बैठ जा, बैठ जा नहीं तो लाठी से मारूंगा अभी, यही तो है ना सत्तावादी, अपनी थाक जमाए रहेगा, बैठ जा बेटा वहां पर। तो डर के मारे बच्चा वहां पर बैठ जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, एक शिक्षक केंद्रित शिक्षण। ये बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा है कि अधिनायकीय, ये भी हो जाएगा गलत। कह रहा है कि अनुमति परक, ये भी गलत। और डी कह रहा है सुविधा प्रदाता या दाता। बच्चों क्या है, एक शिक्षक कैसी, शिक्षक की जो भूमिका है वो कैसी है, एक सुविधादाता की है।
बच्चों को सुविधा प्रदान करे, जहां उसको समझने में परेशानी हो रही है शिक्षण में, उसको क्या है, सॉल्व करे। तो यहां पर डी के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, या अधगम का एक मात्र निर्धारक होती हैं, या फिर अधगम के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, या फिर डी कह रहा है कि इस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न रखे हैं बेटा, कमेंट जरूर करें सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन यहां पर हमारा ए के साथ में हमारा यहां पर सही आंसर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या है, एक काल्पनिक लक्ष्य है, या फिर जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, यह विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, या शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण। तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते क्या हैं समझिएगा। देखिए ऐसे बच्चे जो मान लीजिए अंधे हैं, या फिर आर्थिक दृष्टि से विशेष आवश्यकता वाले हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या बोलेंगे हम, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन यहां पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। कह रहा है कि उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बी कह रहा है कि बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। सी कह रहा है कि व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, और डी कह रहा है कि स्पष्ट और आश्वस्त कर देने वाली व्याख्या देनी चाहिए, तथा शिक्षार्थियों के साथ में क्या करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए कह रहा है कि चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षार्थियों को सक्षम करने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए कि उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहां पर डी के साथ में स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए, जिससे शिक्षार्थियों के साथ में चर्चा करनी चाहिए। तो डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहां पर आज दोस्तों हमारे सभी यहां पर प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर प्रश्न थे। यदि आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छे से नहीं देखा है तो फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा दोस्तों, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। इसके साथ साथ यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल चाहते हैं तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।